नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देश के मीडिया में चर्चा हो रही होगी कि 2 जहाज आ गए, एक गैस लेकर और एक तेल लेकर और एक जहाज जो है रसिया से आया है और क्रूड ऑयल लेकर के आया है और दूसरा जहाज जो है वो आया है एलपीजी टैंकर वो टेक्सास से आया है, अमेरिका से आया है और दोनों जहाज जो है मंगलुरु पोर्ट पर पहुँच चुके हैं। और देखिए गैस का, तेल का जो संकट था वो सॉल्व हो गया। मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। ये तमाम चीजें जो है देश की मीडिया पर चल रहा होगा। कोई ये नहीं बता रहा होगा आपको कि ये जो अमेरिका से जो एलपीजी का टैंकर आ रहा है वो कितना महंगा पड़ेगा। मतलब जो बगल से आना था हॉर्मुज से, आपको पता है कि हॉर्मुज जब चालू था तो वहां से हमारे जहाज आते थे और सस्ता पड़ता था। और जान लीजिए कि वहां से हॉर्मुज से हर महीने 3000 के आसपास जहाज वहां से गुजरते थे, जिसमें हमारे भी जहाज होते थे। आपको पता है कि 22 जहाज अभी भी हमारे अटके हुए हैं। यानी हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत ईरान ने नहीं दी है। हालांकि अमेरिका ने जब कहा है कि हम जो है हॉर्मुज पे हमला करने वाले हैं अगले 48 घंटे में, 48 घंटा आज पूरा हो गया, रात तक, और उसके बाद जो है हम वहां हमला करेंगे। लेकिन इसके बाद जो है अमेरिका जब हमला करेगा तब करेगा, उसके पहले ईरान ने हमला कर दिया है। और ईरान का बताया जा रहा है कि हॉर्मुज के पास भी उसके F-35, अमेरिका का जो एक F-35 है उसके मारे जाने की खबर आ रही है। और दूसरी तरफ जो है F-15, क्षमा करेंगे, F-15 को निशाना बनाया है। ईरान ने ये कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास दुश्मन के एक F-15 फाइटर जेट को निशाना बनाया। दूसरी तरफ कल रात में और सुबह भी इजरायल में जो है कई जगह पर ईरान ने हमला किया और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और उसको लेकर के वहां बड़ा हंगामा मचा। इजरायल के कई जो है कहा गया कि वहां जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहां पे न्यूक्लियर सेंटर है, वहां पे ईरान ने हमला बोला है। और जो हमले की तस्वीर है बहुत भयावह है। डिमोना और अरात दोनों जगह पर ईरान ने तबाही मचा दी। और हालांकि डिमोना में जो उसका परमाणु सेंटर है, रिएक्टर है, उसको लेकर के इजराइल का कहना है कि वो केवल रिसर्च के लिए है, उसका परमाणु हथियार से कोई संबंध उसका नहीं है। हालांकि इजराइल के पास परमाणु हथियार है या नहीं है, इसको लेकर के दुनिया अभी भी भ्रम में है। क्योंकि एक तो इजराइल ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसकी भी इस वजह से जो एजेंसी है वहां जांच नहीं कर पा रही है, निगरानी नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ ये लगातार कहा जाता रहा है कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई देश है तो इजराइल है, जिसके पास परमाणु क्षमता है, परमाणु हथियार है, और इसको लेकर के लगातार भय बना रहता है। दुनिया को इस बात का भय है कि इजराइल जो है किसी समय परमाणु हमला भी कर सकता है ईरान पर। क्योंकि अब जो इजराइल के हमले हो रहे हैं वो सैनिक ठिकानों पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि ईरान के जो रिहायशी इलाके हैं वहां इजराइल हमला कर रहा है, वहां नागरिक मारे जा रहे हैं। लेकिन लोग जो है ये बता रहे हैं कि ये जो अमेरिका की दोहरी नीति है, एक तरफ तो ईरान, इराक और सीरिया या मिडिल ईस्ट के दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज है उसके परमाणु रिएक्टर को खतरा बताता रहा कि दुनिया के लिए खतरा है, अगर वो परमाणु हथियार उन लोगों ने बना लिए तो दुनिया को खतरा हो जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल के मसले पर अमेरिका चुप। और अब जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनका जो बयान है वो बड़ा भयावह बयान के तौर पे देखा जा रहा है। पहले मैं बयान सुना देता हूं। उन्होंने कहा है कि इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि वह कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जो दुनिया के भविष्य के लिए खतरा है।
तो अब केवल ईरान को नहीं बल्कि पूरे इस्लाम को अंडरलाइन कर रहा है। और ये भी कहा कि यह एक चरमपंथी विचारधारा है, इस्लाम को लेकर के कहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इजरायल न सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है बल्कि पश्चिमी सभ्यता की भी रक्षा कर रहा है। और इस बात को लेकर के जो मिडिल ईस्ट के जो देश है वहां भी प्रतिक्रिया होगी। हालांकि जो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी, वो अमेरिका वो पूरी नहीं कर पाया। और मिडिल ईस्ट के देशों की जो मीटिंग हुई है, खाड़ी देशों की जो जो मुस्लिम कंट्रीज है उसकी जो मीटिंग हुई है, उसमें इस बात पे भी चर्चा हुई कि अब अमेरिका हमारी रक्षा में जिसको कहते हैं कि अब वो हमारी रक्षा करने की स्थिति में नहीं है और वो किसी भी क्षण भाग सकता है। तो क्या अब मिडिल ईस्ट खुद ही अपनी रक्षा करेंगे? और इजराइल को लेकर के उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान को भी चेतावनी दी है मिडिल ईस्ट के देशों ने कि हमारे जो संसाधन है उस पर अगर हमला करोगे तो हम भी हमला करेंगे। दूसरी तरफ जो है अमेरिका जो कहा है कि 48 घंटे के भीतर हम हॉर्मुज को खोलेंगे, क्योंकि हॉर्मुज पर हमला करने का मतलब होता है कि हॉर्मुज अगर खुलता है तो मिडिल ईस्ट को राहत मिलेगी। और मिडिल ईस्ट को राहत ये मिलेगी कि वहां से तेल और गैस की सप्लाई हो पाएगी और उसके बाद जो है मिडिल ईस्ट की जो अर्थव्यवस्था चरमराई दिखाई पड़ रही है वो अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। जापान ने भी कहा है कि हॉर्मुज को खोलने में हम मदद करेंगे और जो वहां पनडुब्बियां छुपी हुई है, जो समुद्र के नीचे जो घातक हथियार है, उसको ढूंढने में हम मदद करेंगे। लेकिन ईरान भी अपनी तैयारी के साथ, और ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे पावर सेंटर्स पे हमला किए, हॉर्मुज पे हमला किया, तो हम मिडिल ईस्ट में जो इजराइल और अमेरिका के जो वाटर सेंटर है उस पर हमला करेंगे और हम भी तबाही मचा देंगे। तो ईरान जो है जो कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, दोनों कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है और यही दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। लेकिन इस संकट को लेकर के सबसे पहले जो स्पेन ने दुनिया में आवाज बुलंद की कि हम ईरान वॉर के खिलाफ है, अब स्टेटमेंट से आगे बढ़ते हुए उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और स्पेन ने जो है अपने सैनिकों को, जो इराक में उसके सैनिक थे, उन सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। और उसके बाद फ्रांस भी जो खिलाफ है इस युद्ध के खिलाफ, फ्रांस है इस युद्ध के खिलाफ, और भी कई देश हैं। तो स्पेन ने जो शुरुआत की है, संभव है कि फ्रांस, इटली और जो नेटो के जो दो देश है वो वहां से निकलना शुरू हो जाए। और अगर नेटो के देश अगर मिडिल ईस्ट को छोड़ना अगर शुरू कर देते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो आज जो होने वाला उसको देखना बड़ा जरूरी है कि क्या एक्शन लेता है। संभव है अमेरिका भाग खड़ा हो, क्योंकि नेटो अगर पीछे हट जाता है तो अमेरिका के लिए मुश्किल बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट में असंतोष पड़ रहा है इजराइल के खिलाफ, उसका भी असर खिलाफ पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए तो ईरान जो है अपने हौसलों में कहीं कमजोर नहीं पड़ा है। भले उसके लोग मारे जा रहे हैं, भले उसके संसाधन नष्ट हो रहे हैं, उसके रिहायशी इलाके नष्ट हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि हम टिट फॉर टैट जवाब देंगे। अमेरिका अगर ईंट चलाएगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला किया है आज सुबह, उससे ये पता चलता है कि ईरान के पास अभी भी हथियारों का जखीरा बचा हुआ है। दूसरी तरफ देखिए कि हमारे देश में भारत जो है वो कर क्या रहा है। भारत ने हालांकि इस बीच मिडिल ईस्ट के देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की, ईरान के राष्ट्रपति से बात की, लेकिन इन बातचीत का नतीजा क्या निकल रहा है? तो पता चलता है कि नतीजा शून्य दिखाई पड़ रहा है। और अमेरिका से गैस मंगा करके कितने दिन हम जो है भारत में गैस की सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की से आती हुई गैस जो है बहुत महंगी पड़ेगी। एक तो अमेरिका में भी गैस की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, दूसरी बात वहां से यहाँ लाने में भारी खर्च। इस खर्च को कौन वहन करेगा? क्या अमेरिका डिस्काउंट देगा? क्या भारत
सरकार उस पर डिस्काउंट देगी। अगर भारत सरकार अगर आम आदमी को डिस्काउंट देती है तो इसका नुकसान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। तो तात्कालिक तौर पे तो अमेरिका से गैस लाना संभव है, लेकिन क्या लंबे समय तक भारत गैस अमेरिका से लाने का मन बना रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है? अब इसमें ये भी देख लीजिए कि जिस तरह से रिलायंस ने अमेरिका में सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाने की बात कही है जब से, तो क्या अमेरिका के साथ भारत के संबंध जो है गैस और तेल को लेकर के बढ़ने वाले हैं? और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है तेल और गैस की कीमतों में भारी इजाफा होगा। देखिए, अभी अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत जो है 398 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 317 रुपये थी। उसी तरह डीजल महंगा हो गया। पाकिस्तान में भी हमने आपको बताया था 2 दिन पहले कि वहां भी 350 के पार डीजल चला गया है। सब है भारत में भी जो है, हालांकि भारत में 300 पार कर देना आसान नहीं होगा, सरकार के खिलाफ भारी विरोध होगा, लेकिन भक्त जो है जिस तरह का माहौल बनाते हैं, चाहे वो भक्त चैनल हो, चाहे भक्त सड़कों पर हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भक्त हो, वो इस तरह का माहौल लगातार बना रहा है। अब देखिए, एक और चर्चा मैं कर दूं, फिल्मों की चर्चा मैं कर देता हूँ। जिस तरीके से धुरंधर फिल्म की चर्चा हो रही है, धुरंधर के लिए बताया जा रहा है, हालांकि लोग कई समीक्षकों ने कहा है कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और अर्ध सत्य जिस तरह से परोसा जा रहा, जिस तरह से अर्ध सत्य परोसा जा रहा, और जिस तरीके से बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को महान बताया जा रहा है, जिस तरह से अजीत डोभाल के कैरेक्टर को बताया जा रहा है कि इनके आने के बाद देश जो है कितनी बेहतर स्थिति में है, और इसके पहले की सरकारों ने किस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर काम किया है। 2014 का हवाला इसमें, और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अरे, पाकिस्तान की सेना कह रही है कि पाकिस्तान के जो एजेंट हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बनी, यानी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो कांग्रेस को किस तरह से बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है, बीजेपी को नरेंद्र मोदी की तरफ से महान बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, वो धुरंधर 2। हालांकि धुरंधर 2 भारी सफल हुई बताई जा रही है। पिछले 3-4 दिनों में कहा जा रहा है कि 500 के करीब बिजनेस किया है, और जिन लोगों ने समीक्षा लिखी है इसके खिलाफ, उनको गालियां दी जा रही है। हमारे कई पत्रकार मित्र हैं, अजय परमात्मा हो या प्रकाश हिंदुस्तानी हो। प्रकाश हिंदुस्तानी के पोस्ट को बहुत सारे लोगों ने लाइक किया था, लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी ने आरोप लगाया कि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने फेसबुक से शिकायत करके उनके पोस्ट को हटवा दिया। अजय बर्मात्मज ने कहा कि इसकी समीक्षा में डिटेल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि गालियों की भरमार आ जाती है अगर हम कुछ कमेंट करते हैं। तो देखिए, एक तरह से नरेंद्र मोदी और उनके जो टीम है वो न केवल राजनीति पे बल्कि सिनेमा पे भी एक तरह से कहिए कब्जा कर दिया है। तो मीडिया, पॉलिटिक्स, संसद और सिनेमा, सब जगह नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जय जयकार क्या भारत की अर्थव्यवस्था की वाकई में जय जयकार है? और ये जो अमेरिका से गैस आ रही है, जो ईरान से हमने रिश्ते खराब किए हैं, उसका कितना भयावह असर पड़ेगा वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।